किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, अब वो बोलेंगी भी। स्वागत है आपका बोलती किताबें में, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों को आवाज देते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी आत्मकथाएं, प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक पुस्तकें, वो भी आपकी अपनी हिंदी में। हर पन्ने में छुपा है एक नया अनुभव, और हर शब्द में बसी है एक नई सोच। हम अभी पढ़ रहे हैं नौकर की कमीज। इसके सारे भाग चैनल पर अपलोड किए हैं, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं किताबों की जुबानी, सिर्फ बोलती किताबें पर। हो सकता है माँ कहे, तू इतनी जल्दी आ गया। अब तू कहेगा कि रोज रोज सुबह शाम खाना क्यों बनता है। अब तू 2-4 दिन बाद में आना, हम लोग जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। मेरी उम्र तो कट गई, बस दुल्हन की चिंता है। घर में घुसने के बाद मैं हर परिस्थिति से समझौता करने के लिए तैयार था। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता था। आंगन में कोई नहीं था। इतने दबे पांव घर में घुसा था कि थोड़ी भी आहट नहीं आई। अम्मा को और पत्नी को जो चौके में थीं, मेरे अंदर घुसते ही मालूम हो गया कि मैं आ गया हूं। संतु, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। अम्मा ने चौके से आवाज लगाई। मैंने हाथ मुंह धोया। 1-2 बार खंखार कर कुल्ला करने के बाद पहले से तैयार पाटे पर बैठ गया। सब्जी नहीं थी। कई दिनों से सब्जी नहीं बन रही थी। मट्ठा था। भरपेट खाना खाया। चारपाई में लेटा तो नींद आ गई। करीब 2 घंटे सोया होऊंगा। जब नींद खुली तो मेरी नजर चौके में गई। अम्मा चाय बना रही थी। अगर सोता रहता तो चाय बन जाने के बाद मुझे उठा देती। पत्नी चारपाई के पास जमीन पर बैठी लौकी काट रही थी। लौकी कहाँ से लाई? मैंने पूछा। सब्जी बेचने वाली आई थी, अम्मा ने खरीदी है। मैंने मना किया था कि यहाँ मत खरीदो, तुम नाराज हो जाओगे। पर कई दिनों से सब्जी नहीं बनी थी। अम्मा का बहुत मन था कि तुम्हारे लिए सब्जी बननी चाहिए। सफाई मत दो। मैंने कब कहा कि तुमने खरीदी है? शाम को बाजार जाने वाला था। जितनी लौकी बोलती सब ले आता। पता नहीं चलता कि जाओगे कि नहीं। अम्मा को अच्छा नहीं लगता कि तुम बिना तरकारी के खाना खाओ। तुमको मेरा बिना तरकारी के खाना अच्छा लगता है। अब मुझसे सब्जी लाने के लिए कभी मत कहना। नहीं कहूंगी। कैसे नहीं कहोगी? 1000 बार कहोगी। उसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकती। मैं सब्जी तरकारी के बिना जिंदा रह सकती हूँ। लाने के लिए नहीं कहूंगी तब भी जिंदा रहूंगी। तुम्हारी जगह कोई और होती तो जवाब नहीं देती। मेरी किसी से तुलना मत करो। बेटा, चाय ले जाओ, अम्मा ने चौके से कहा। वो उठकर जाने लगी। रहने दो, मैंने कहा। अम्मा, मैं वहीं आ रहा हूं। उठकर मैं चौके में चला गया। चाय पीते हुए मैंने अम्मा से पूछा, लौकी क्या भाव ली? दुल्हन से पूछ लेना। मुझे याद नहीं है। उधर दुल्हन से लड़ रहा था, अब मुझसे लड़ेगा। अम्मा, कौन लड़ रहा है? तुम लोग कुछ समझती नहीं हो। चाय पीकर पतलून कमीज बदलने लगा। कमीज के बटन लगाते हुए मैं चश्मा ढूंढने लगा। बाहर जा रहे हो? पत्नी ने पूछा। कुछ मंगवाना है? चिढ़ते हुए मैंने कहा। कब तक आओगे? यदि अभी 5 मिनट में लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दोगी। क्या काम है? ऐसे ही पूछ रही थी। कोई खास काम नहीं है? सच में कुछ नहीं मंगवाना? नारियल का तेल नहीं लाना है? लाना है, पर जरूरी नहीं है। पहले जरूरी था, अब जरूरी नहीं है। कभी ना कभी तो चीज आ ही जाती है, और कभी ना कभी तुम नारियल का तेल भी ले आओगे। अभी मुझे सब सामान लाना है। झोला और शीशी दो। मैं अधिक देर तक खड़ा नहीं रह सकता। पत्नी झोला लेकर जल्दी आ गई, पर शीशी नहीं मिल रही थी। शीशी की खोज वह हड़बड़ी में करने लगी। शीशी नहीं मिल रही है, पत्नी ने मुझसे कहा। मैं थोड़ी देर और रुकूंगा, बस, मैंने कहा। अम्मा, शीशी नहीं मिल रही है, उसने अम्मा से कहा। मैं मीनान से चारपाई पर बैठ गया। पत्नी के साथ माँ भी नारियल के तेल की शीशी ढूंढने लगी। बाप रे, तुम्हारा भी दिमाग गायब हो गया है। इतनी बड़ी शीशी न जाने कहाँ रख दी। कई दिनों से तेल नहीं लगाया है, इसलिए भूल गई हूं। मैं यदि घर पर मौजूद न होता तो शीशी उन्हें आसानी से मिल जाती। 1 मिनट में दूसरी शीशी धोकर दे देती हूँ, उसने कहा। कबाड़ से एक शीशी निकालकर धो पोंछ कर वह लाई। एक जिम्मेदार आदमी की तरह झोला और शीशी लेकर मैं बाहर निकल पड़ा। बहुत खुश था। पता नहीं संपत सोया या नहीं। सामान लेकर लौटते लौटते अंधेरा हो गया। लौटते समय किसी ने रात को जब वह बाजू में सटी चारपाई पर थकी मांदी लेटी तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया। उसकी तरफ घूमकर मैंने अपना दाहिना पैर उसके पैरों के ऊपर रख दिया। उसकी साड़ी का और पेटीकोट का निचला हिस्सा बहुत गीला था।
मैंने तुरंत अपना पैर हटा लिया। तुम्हारी साड़ी नीचे बिल्कुल गीली है, मैंने कहा। अभी बदल लेती हूँ। कहती हुई वह उठी और साड़ी बदलने लगी। आज सच्ची बात कहूँ, सामान लाना मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी दिन मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जाऊंगा। कितने दिन हो गए तुम घर से बाहर नहीं निकली। दो मच्छर पास पास बैठे थे। उसने चपाक से एक साथ दोनों मच्छरों को मार डाला। वह जाग पड़ी। तुमको नींद नहीं आ रही है? उसने पूछा। दोपहर को सोया था, इसलिए नहीं आ रही है। अभी अधिक समय नहीं हुआ है, 10 साढ़े 10 बजे होंगे। तुम्हारी खाट पर आकर सो जाऊं? अपनी चारपाई पर लेटे लेटे उसने कहा। नहीं, तुम वहीं सो, मैं बाहर से एक चक्कर लगाकर आता हूं। वह उठकर कपड़े बदलने लगा। तब तक वह गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने सोचा, दरवाजा बंद करने के लिए वह जागती रहेगी। चप्पल पहनकर कमरे से बाहर आया। माँ ने आवाज लगाई। संतू है ना, पेशाब करने जा रहा है? अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूं। अभी 10 बजे होंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अम्मा कंदील लेकर दरवाजा बंद करने आ गई। अम्मा, बिजली क्यों नहीं जला लेती? नीचे ही तो आपकी खाट है। कंदील अच्छी लगती है, देर मत करना, जल्दी आ जाना। अम्मा के बाल बिखरे थे। बिखरे सफेद बाल देखकर उनकी ओर परवाह करने की इच्छा होती थी। रात में वे बहुत बूढ़ी और कमजोर लगती, खासकर तब जब उनकी नींद खुल जाती। रात में अम्मा की नींद कई बार टूट जाती थी। लगातार 2 घंटे भी वे नहीं सो पाती थीं। सड़क में आखिरी शो के खत्म होने तक चहल पहल रहती। ठेले खोमचे वाले, मूंगफली, चाट वाले, चाय वाले, बिजली के खंभे के नीचे या कार्बाइड की बत्ती जलाए शो के खत्म होने तक आखिरी ग्राहकों का इंतजार करते रहते थे। मैं सिनेमा की तरफ न जाकर बाजार के अंदर जाने वाली गली में मुड़ गया। थोड़ी दूर आगे बिजली के खंभे के पास खाली खोमचा परात लिए महावीर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी मूंगफली शायद जल्दी खत्म हो गई थी। वह दिन भर म्यूनिसिपल स्कूल में खोमचा लगाता और कभी कभी शाम को सिनेमा के सामने। महावीर दूर से पहचान में आ गया। उसके गले में 2 साल के बच्चे के सिर जितनी बड़ी रसौली थी। अनजान लोग धोखा खा जाते कि उसकी पीठ पर बच्चा लदा है, जबकि महावीर बिल्कुल अकेला था। उसका कोई नहीं था। मैं महावीर के बराबर पहुंचना चाहता था, लेकिन बिना दौड़े उसे पकड़ नहीं सकता था। बूढ़ा होकर भी वह बहुत तेज चल रहा था। गली में एक जगह सड़क के आर पार गटर था, जिसे उसने आसानी से पार कर लिया। पूरी गली में केवल एक बिजली का खंभा था, जिसमें धीमी बत्ती जल रही थी। गली के खत्म होते ही एक कम चौड़ी सड़क थी। उस सड़क के दोनों ओर दूर तक महावीर मुझे नहीं दिखा। बाईं तरफ एक देसी शराब की दुकान थी। दुकान के ऊपर जो अकेला बल्ब था, वह बहुत तेज था। मुझे लगा महावीर शराब की दुकान तो नहीं चला गया। दुकान के पास एक बड़ी सिगड़ी जल रही थी, जिसमें एक आदमी भुजिया तल रहा था। शराब की दुकान से 2 लोग ढोलते हुए निकले। उनके हाथों में डंडा था। डंडे के सहारे वे चल पा रहे थे। शराब के नशे से कम लकड़ी की दाल खाने के कारण हाथ पैर टेढ़े हो जाने से अधिक वे डोलते हुए चल रहे थे। दुकान की खपरेल छत पर बोतलें और कांच के गिलास के टुकड़े पड़े थे, जो कभी कभी चमकने लगते। इसके आगे स्नान घर का मोहल्ला था। शराब की दुकान इन्हीं लोगों से चलती थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे महावीर दिखा। सड़क पर झुका कुछ ढूंढ रहा था। शायद इसीलिए उसने पहले मुझे नहीं देखा। उजाला बहुत कम था। जो था वह शराब की दुकान के बल्ब का। जमीन पर उसका खोमचा परात रखा था। मैं उसके पास जाकर बोला, क्या खो गया है? पैसे गिर गए? महावीर ने पहचान लिया। पैसे नहीं गिरे, 200 ग्राम और 50 ग्राम का बाट गिर गया है। मैं भी उसके पास बैठ गया और जमीन पर निगाह गड़ाए हाथों से टटोलने लगा। आखिर मुझे 200 ग्राम का बड़ा बाट मिल गया। 200 ग्राम का बाट मिल गया है, मैंने खुश होकर कहा। 50 ग्राम का बाट उसी के आसपास होगा, महावीर बोला। इतने कम उजाले में छोटा बाट नहीं मिलेगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मैंने पूछा, माचिस होगी? नहीं है, कल सुबह आकर ढूंढ लेना। अभी नहीं मिला तो कल सुबह भी नहीं मिलेगा। कुछ तो मिल गया, मैंने कहा। 200 ग्राम का बाट भी मिल जाता तो काम चल जाता। तुम्हारा मतलब अधिक वजन के बाट से कम तौल पाना मुश्किल है। कम वजन के बाट से बार बार तौल कर ज्यादा वजन तौला जा सकता है। ये बात नहीं है। 200 ग्राम मूंगफली खरीदने 1-2 लोग आते हैं कभी कभी। 50 ग्राम खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। सबसे काम का बाट 50 ग्राम का बाट है। बहस करने की महावीर को आदत थी।
बल्कि अपनी बात कहने की आदत थी, जो बहस की तरह होती थी। तुम्हारे पास 25 ग्राम का बाट तो होगा। 25 ग्राम का बाट नहीं है। क्यों? 25 ग्राम तो और भी छोटा बाट है। ये होना चाहिए था, वह भी खो गया। स्कूल के लड़कों को मैंने कह दिया है कि कम से कम 50 ग्राम तौलूंगा। जब उनकी छुट्टी होती है तो इतनी भीड़ हो जाती है कि अलग अलग 25 ग्राम तौल नहीं पाता। 50 ग्राम तौल कर किसी एक लड़के को दे देता हूँ, दूसरा उससे आधा बांट लेता है। 2 लड़के एक साथ निपट जाते हैं। कभी किसी एक से 50 ग्राम के पैसे ले लेता हूँ या दोनों से आधे आधे पैसे ले लेता हूँ। लड़के आपस में हिसाब कर लेते, मुझे चलता है। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? काम से निकला हूं, मैंने कहा। वह भी पास की एक गली के अंदर घुस गया। मैं सतनामी मोहल्ले की तरफ से बढ़ा। मेरे लिए वही शॉर्टकट था। सतनामी मोहल्ला पहुंचते ही अंधेरा घुप था। एक बिजली का खंभा जरूर था, पर उसमें बल्ब नहीं था। पीछे दूर शराब की दुकान से आता लगभग न के बराबर उजाला ही यह खंभा अंधेरे के मयाल की तरह गड़ा था। जब भी इस खंभे में साल्च महीने में एक बार बल्ब लगाया जाता तो उस मोहल्ले के लड़के पत्थर से निशाना लगाकर उसी दिन या दूसरे दिन तक जरूर तोड़ देते थे। झोपड़ियों में बैठे बड़े बूढ़े लोग बल्ब में निशाना लगाते लड़कों को देखते तो भी कुछ नहीं बोलते थे। कुछ औरत आदमी उलट सुलट उत्सुकता और मजे से देखते रहते कि किसका निशाना ठीक लगता है। हो सकता है उनके अपने अंधेरे माहौल में एक बल्ब लगा देना भी मजाक लगता हो। इधर उधर की झोंपड़ियों में कंदील या डिबरी का उजाला था। खुले मैदान में एक तरफ और उजाला था। वह उजाला सार्वजनिक शौचालय का था, इसलिए उसका उजाला गंदा पीला और पारदर्शी लगता था। मैदान में जगह जगह म्यूनिसिपैलिटी के कचरे की ढेरी थी। चारों तरफ बदबू थी। मोहल्ले के अधिकांश लोगों के हाथ पांव लकड़ी के दाल खाने से लकवाग्रस्त जैसे हो गए थे। इस मोहल्ले से लगा एक हिस्सा कुंदरा पारा कहलाता था। दफ्तर का चपरासी मंगू इसी कुंदरा पारा में रहता था। अभी भी सार्वजनिक शौचालय के सामने 5-6 लोग खड़े थे। मैं मुख्य सड़क पर आ गया। ट्यूबलाइट के उजाले में डामर की सड़क की चमक में चिकनाहट थी। दरअसल सड़क बहुत चिकनी थी। ये राष्ट्रीय मार्ग नंबर 6 था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अपना दफ्तर दिखाई दिया, जो एक पुराने बंगले में था, करीब 2 एकड़ जमीन से घिरा हुआ। यह विशाल बंगला किसी अंग्रेज का था। अहाते में किनारे किनारे चारों तरफ बांस के ऊंचे झुरमुट थे। कई लंबे लंबे मोटे बांस जमीन में सटे उगे और ऊपर इस तरह फैले थे कि बांस का अंधेरा फव्वारे जैसा घना झुंड लगता था। अहाते में आम, कटहल, ताड़ के बहुत से पेड़ थे। बंगले के पीछे मुख्य कार्यालय की नई बिल्डिंग थी। नई बिल्डिंग और बंगले के बीच कोने में पीर का मजार था, जिसके ऊपर हरे रंग के छोटे छोटे कई बल्ब रात भर जलते रहते। जब हवा बंगले की तरफ होती तो मजार से अगरबत्ती लुभावनी खुशबू दफ्तर में आती। जब हवा दूसरी तरफ होती तो ये खुशबू नई बिल्डिंग की तरफ चली जाती। इस बंगले में जहां मेरा कमरा था, उस तरफ मैं गया। रात में अपना दफ्तर मैं पहली बार देख रहा था। लगभग हर कमरे में एक एक ट्यूब लाइट जल रही थी। बाहर खिड़कियों में कांच थे। मैंने अपना कमरा झांक कर देखा। मेरा कमरा हाल के बाएं तरफ था। मुझे खुशी हुई कि मेरी टेबल के ऊपर वाली ट्यूब लाइट जल रही थी। बंगले में घुसते ही एक हाल था। हाल की दाहिनी दीवार पर आग जलाकर कमरा गर्म करने की जगह बनी थी। दफ्तर आने के पहले बंगला बहुत दिनों तक खाली था। एक रीवा का पंडित चपरासी इसकी देख रेख करता था। आग जलाने की जगह उसे भगवान रखने की जगह जैसी लगी होगी। पंडित हनुमान जी का भक्त था। उसने पत्थर के एक गोल टुकड़े को सिंदूर से पोतकर वहां रख दिया था और नियम से उसकी पूजा करता था। दफ्तर आने के पहले उसे दूसरी जगह काम में लगा दिया गया। उसके हनुमान जी वहीं छूट गए, जो दफ्तर आने के बाद भी वहीं रहे। किसी ने उन्हें छेड़ा नहीं। दफ्तर के काम में इनके कारण कोई अड़चन नहीं होती थी और कोई ज्यादा परवाह भी नहीं करता था। अलबत्ता सुबह दफ्तर खोलकर झाड़ू लगाने वाला फर्राश हाल का दरवाजा खोलते ही हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता था। हाल के अलग अलग 3 हिस्से बना दिए गए थे। ये हिस्से लोहे की अलमारियों की आड़ बनाकर किए गए थे। हाल में कुल 6 बड़े बड़े दरवाजे थे। दीवारें बहुत ऊंची थीं। ऊपर खिड़कियों जितने बड़े रोशनदान थे। इनको बंद कर लोहे की आड़ी खड़ी पटरियां ठोक दी गई थीं। हाल के दाएं और बाएं 2-2 दरवाजे थे और पोर्च से हाल में अंदर घुसने के दरवाजे के ठीक सामने
एक दरवाज़ा और था जो एक आड़े लंबे कमरे में खुलता था। इस कमरे से होकर एक लंबा फर्श का रास्ता बना था जो दोनों तरफ जाफरी से घिरा था। ये फर्श का रास्ता जहाँ खत्म होता था वहाँ आजू बाजू एक एक कमरे थे जो पहले रसोई घर थे। इन दोनों कमरों को टूटे फूटे फर्नीचर और फालतू सामान का कबाड़ खाना बना दिया गया था। इसके अलावा 4-5 साल पुरानी कई सुराहियां घड़े रखे थे जो दफ्तर में उपयोग होने के बावजूद हर साल टूटने से बच जाते थे। कुछ पिछली साल की भी थीं। 10-15 नई पुरानी झाड़ू थीं। टेबलों के ऊपर फटी दरियों के बड़े बड़े बंडल रखे थे। एक कमरा कनात और शामियाने के ऊंचे ऊंचे बंडलों से आधा भरा था। इसके ऊपर 4-5 महीने में दीमक मारने की दवा छिड़क दी जाती थी। हाल की दाहिनी तरफ के दो दरवाजे दो कमरों में खुलते थे। इन दोनों कमरों के बीच एक दरवाजा था। दोनों कमरों से एक एक कमरा और जुड़ा था। कोने के कमरे से एक बड़ा कमरा लगा था जो नहानी घर और पाखाना था। नहाने के लिए जो फव्वारा लगा था वह टूट फूट गया था। कभी इसमें एक बड़ा टब भी था जिसके बड़े बड़े टुकड़े बंगले के पीछे अभी तक पड़े थे। जैसा दाहिनी तरफ था वैसा ही बाईं तरफ था। फर्क सिर्फ इतना था कि बाईं तरफ एक छोटा कमरा और था। यह कमरा पीर के नाम से बिल्कुल खाली रखा गया था। बड़े बाबू की टेबल के पास दीवार में पहले कभी नल था। उसके पाइप को बंद कर दिया गया था। बरसात के दिनों में कभी कभी इस पाइप से पानी रिसने लगता था। शुरू शुरू में बड़े बाबू इस पाइप के कारण बहुत परेशान रहे। जंग लगा सड़ा पाइप होने के कारण छेद होते ही पानी की बारीक धार फव्वारे की तरह निकलने लगती थी। कई दिनों बाद जाकर वह बिल्कुल ठीक हुआ। दफ्तर के शुरू होते ही सभी कमरों में बाबुओं की भीड़ हो जाती थी। जो बड़े बड़े सेक्शन थे उनके हक में 3-3 कमरे थे। कई लोगों का एक कमरे से ही काम निकल जाता था। हम लोगों के पास केवल एक कमरा था। पूरा बंगला गोलाई में 3 फुट चौड़े बरामदे से घिरा था। कुछ खिड़कियों में नीले रंग के रंगीन कांच लगे थे। ये फूटने से अंग्रेजों के जमाने से बचे आ रहे थे। बंगले में एक नया कमरा और जोड़ दिया गया था। इस कमरे में मालखाना था। नई बिल्डिंग में बड़े साहब का दफ्तर, खजाना इत्यादि थे। दूर से पूरा बंगला गोल गोल बंगले की खपरेल की छत ओढ़े हुए लगता था। अभी अंधेरे में तो आम काले छत की तरह लग रहा था। मैं घूमकर बड़े बाबू, गौराहा बाबू और देवांगन बाबू की टेबलों को देखता रहा। बड़े बाबू की टेबल पर एक मोटा कांच बिछा था और किसी की टेबल पर कांच नहीं बिछा था। देवांगन बाबू की टेबल मेरी और गौराहा बाबू की टेबल से बड़ी थी, पर गौराहा बाबू और देवांगन बाबू की टेबलों में दराज था। मेरी टेबल में नहीं था। पिन कुशन मेरी टेबल के ऊपर रखा था। दोनों के पिन कुशन दराज के अंदर हैंगे। बड़े बाबू की टेबल का सारा सामान लोहे की अलमारी में दफ्तर बंद होने के बाद रख दिया जाता था, इसलिए उनकी टेबल साफ सुथरी और खाली थी। मैंने जिन कागजों को जमाकर पेपर वेट से दबाकर गया था वे इधर उधर होकर पेपर वेट से दबे थे। दफ्तर छोड़ने के बाद बड़े बाबू ने कोई जरूरी कागज ढूंढा होगा। मेरी टेबल पर फाइलें जमी थीं। उन्हीं फाइलों के बीच मुझे एक बड़ा सा चूहा दिखाई दिया। ये ठीक नहीं था। चूहा फाइलों को कुतर सकता था, इसलिए बड़े बाबू टेबलों पर भुजिया चूड़ा खाने के लिए मना करते थे। कुछ न कुछ छूट जाता है, पर कल ऐसा नहीं आया था। खिड़की के कांच पर उंगलियां से खटखट कर और श बोल मैंने चूहा भगाने की कोशिश की। चूहा झरोखे के ऊपर से कूद कर पिन कुशन के पास एक कोने में गया और फाइलों के बीच घुस गया। वहां कौन? शोर की आवाज आई। दोस्त! मैंने चिल्लाया। नई बिल्डिंग की तरफ से खड़खड़ाने की आवाज आई। मैं सामने की ओर आ गया। मैं उजाले में खड़ा था, इसलिए संतरी पास आते ही मुझे पहचान गया। संतू बाबू, आप? चौकस संतरी ने आश्चर्य से पूछा। मैं ऐसे ही घूमने चला आया था। अंदर माल खाने में आपके बड़े बाबू, नाजिर और दूसरे साहब लोग भी हैं, शाम से ही। सुबह से आए हुए ये लोग अभी तक घर नहीं गए। रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई मीटिंग है? पहली ड्यूटी वाला संतरी यही बता रहा था। कौन है? संतरी, किससे बात कर रहे हो? मुझे बड़े बाबू की आवाज सुनाई दी। उनकी ढीली ढाली पैंट की फसर फसर आवाज आ रही थी। वे उसी तरफ आ रहे थे। संतू बाबू हैं साहब, कहकर संतरी दौड़ता हुआ अपने साथी के पास चला गया। तो ये थी आज की किताब से एक झलक। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर कहानियों के लिए चैनल बोलती किताब इनको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ किताबें बोलती हैं।
मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।